नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत दिल्ली की खबर से। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इस दिवाली से लेकर नए साल तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी है। सवाल ये उठता है कि पटाखों पर रोक से क्या प्रदूषण में कमी होती हुई दिख रही है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। इस साल भी दिल्ली के लोग दिवाली और नए साल पर पटाखे नहीं छोड़ पाएंगे। बता दें, पिछले साल ही दिल्ली सरकार ने दिवाली और नए साल पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या बस दिल्ली में पटाखे बैन कर देने भर से दिवाली में प्रदूषण कम होता है? आंकड़ों की माने तो नहीं। 2020 और 2021 में दिवाली के दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक था। पटाखों पर बैन के बावजूद 2021 की दिवाली पर पीएम 2.5 लगभग 3.5 गुना बढ़ गया। दिवाली के दिन शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 2 बजे तक प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया। जानकारों की माने तो खाली दिल्ली में पटाखों पर रोक से ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि बगल के यूपी, हरियाणा के शहर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में जमकर पटाखे जलाए और बेचे जाते हैं। पटाखों की बैन की बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में लगा देने से क्या होगा? देखिए, नोएडा, फरीदाबाद या हरियाणा के जो हिस्से हैं या दिल्ली के आसपास जो दूसरे एरिया हैं उनमें भी बैन लगना आवश्यक है। या उनके वहाँ भी इसका एक तरह से अच्छे से लागू या इम्प्लीमेंटेशन होना आवश्यक है। खाली दिल्ली में बैन लगा देने से या दिल्ली में इस तरह के कदम उठाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एनसीआर का मामला है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी बुधवार को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर कहा कि स्वच्छ वायु के लिए लोगों की भागीदारी सबसे जरूरी है। दिल्ली में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हवा की गति भी बड़ी भूमिका निभाती है। जिस समय सबसे ज्यादा हमारे पे दबाव होता है उस समय सबसे ज्यादा जो वायु की गति है, मेरे को तो उतरते पर्यावरण मंत्री बनने के बाद शायद सितंबर अक्टूबर में यही रहता है कि तन्मय जी और कुट्टी साहब को फोन करता हूँ आज हवा की स्पीड कितनी है, क्योंकि मीडिया भी बैठी रहती है आज कितना स्पीड पे जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आयोग का गठन हो गया है, काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली और एनसीआर में बैन लगा देने भर से, कंट्रोल कर देने भर से क्या वायु प्रदूषण कम होगा? नहीं। जो कुछ भी किया जाए वो साथ बैठकर किया जाए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सबकी सरकारें मिलकर काम करें, लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी अक्टूबर शुरू हो जाएगा, फिर पराली जलाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हम फोड़ेंगे, हमारे धर्म की बात है, तमाम चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अब भी प्रदूषण को राजनीति से ऊपर नहीं समझ रहे हैं, खासकर ये सरकारें। दिल्ली में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को विजय चौक से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ राजधानी दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगेगा, बल्कि इंडिया गेट घूमने आने वालों को भी काफी सुविधा होगी। दिल्ली एनसीआर के एक नामी ट्रस्ट का डेटा हैक करके हैकर्स ने 8 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। ट्रस्ट से जुड़े कॉलेज में पढ़ाने वाले फैकल्टी और स्टूडेंट्स के जो व्यक्तिगत डेटा हैं उसको सार्वजनिक करने की धमकी दी जा रही है हैकर्स की ओर से, और ट्रस्ट के कई कोशिशों के बाद भी जो डेटा है उनको वो वापस नहीं मिल पा रहा है। रवि रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
केएन मोदी फाउंडेशन के 8 कॉलेजों के हजारों छात्रों, शिक्षकों का डेटा और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन समेत कई महत्वपूर्ण कागजात बीते एक सप्ताह से हैकर्स के कब्जे में हैं। केएन मोदी ट्रस्ट के सर्वर रूम में बीते एक सप्ताह से देश भर की दर्जन भर से ज्यादा नामी साइबर सिक्योरिटी कंपनियां इस डेटा को वापस लेने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन किसी को अब तक सफलता नहीं मिली है। हैकर्स मेल करके इस डेटा को वापस देने के लिए 8 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी के तौर पर मांग रहे हैं। यही नहीं, हैकर्स ने धमकी दी है कि पुलिस या FBI के पास गए तो आगे भी डेटा हैक हो जाएगा। पहले से हैक किया डेटा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। $20 लाख क्रिप्टो करेंसी के तौर पर चुकाने पर ही डेटा वापस मिलेगा। हैकर्स का यह भी कहना है कि वो ये काम बीते 5 साल से कर रहे हैं और अब तक उनका कोई साथी पकड़ा नहीं गया है। सर्वर है बेसिकली जो 24 आवर्स ऑन रहता है, उसमें सभी इंस्टीट्यूशंस का डेटा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का डेटा है। नेक्स्ट डे सर्वर हमने ऑन किया तो ऑन होने के बाद हमें पता चला कि जो वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट था कि आपका डाटा चोरी हो गया है, आपका डाटा हैक हो गया है। आप किसी भी इंटरमीडिएट के थ्रू अगर आप जाएंगे तो लगभग आपसे $5 मिलियन आपको पे करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली हमसे डील करिए। आज तक कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हमें पकड़ पाई हो, इसलिए कोई फायदा नहीं है पुलिस के पास जाने में। इवन FBI तक हमें आज तक नहीं पकड़ पाई है। केएन मोदी फाउंडेशन का दावा है कि उसने साइबर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए हुए थे, फिर भी डेटा हैक हो गया। यहाँ तक कि इसके लिए एक नामी एंटीवायरस कंपनी की सेवा ली जा रही थी। साथ ही लीज लाइन के साथ बैकअप सर्वर भी था। इसके बावजूद इसी साल जून में इजाद हुआ लॉकबिट ब्लैक नाम के रैंसमवेयर के जरिए हैकर्स ने डेटा हैक कर लिया। अब यूपी पुलिस के साइबर क्राइम ने भी मामला दर्ज किया है। ये बहुत अभी लेटेस्ट है 3.0 लॉकबिट ब्लैक 3.0। तो इसीलिए मार्केट में इसका डिक्रिप्शन की भी अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सर्वर पे 8 साल से हम ओरिजिनल क्विक हील का, सिक्योराइट का ओरिजिनल पेड यूज कर रहे थे एंटीवायरस। हमने उनकी टीम को भी कांटेक्ट करा, उन्होंने हमारे सर्वर को इसको एक्सेस करा। 7 दिनों तक उनकी टीम लगी रही, बट उसके बाद भी उनके थ्रू जो अभी हमें ईमेल प्राप्त हुआ है तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता जताई है। केएन मोदी ग्रुप के कई सारे कॉलेजेस हैं, लगभग 7-8 कॉलेजेस। उन्होंने जो एक सूचना दी कि उनके 7-8 कॉलेजेस का कुछ डेटा जो है वो हैक हुआ है और हैकर्स ने ईमेल के माध्यम से उनसे उस डेटा के बदले में पैसा मांगा है और उसमें लिखा हुआ है कि लगभग $5 मिलियन या तो पैसा दें, अन्यथा $1 मिलियन में सेटलमेंट हो सकता है अगर क्रिप्टो करेंसी में देंगे। लॉकबिट ब्लैक नाम के इस रैंसमवेयर के जरिए हैकर्स अब तक दुनिया भर में कई कंपनियों को लाखों की चपत लगा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक लॉकबिट ब्लैक नाम के रैंसमवेयर का इस्तेमाल करने वाले साइबर ठगों को पकड़ने की कोशिश पूरी दुनिया भर में हो रही है, लेकिन तब तक आप ये जरूर कर सकते हैं कि अपने संवेदनशील डेटा को अलग अलग सर्वर में रखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, हो सके तो बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करें और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन को वक्त वक्त पर अपडेट करते रहें। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु बेबसी के आंसू बहा रहा है। पूर्वी बेंगलुरु के IT कॉरिडोर जैसे कुछ इलाकों में बिजली बहाल अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि वहां से पानी नहीं निकला है। इसी बीच मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान जताया है। बेंगलुरु की बदहाली से पहले देखिए उत्तर कर्नाटक के बागलकोट की ये तस्वीर, देश के दूर दराज के इलाकों में बेबसी दर्शाती एक तस्वीर। बारिश की वजह से बागलकोट की इस नहर का बहाव उफान पर था, तो दूसरी तरफ जाने के लिए बच्चों के पास दूसरा विकल्प नहीं था। लौटते हैं बेंगलुरु, व्हाइट फील्ड का इलाका, हर तरफ पानी ही पानी। जाहिर है पानी बाहर होगा तो घरों का अंदरूनी हिस्सा भी इससे नहीं बच सकता। कोई बिजली नहीं, पानी कुछ भी नहीं। आप देखेंगे सारा STP सब कुछ जो है पानी कंटामिनेटेड हो गया है। आप यूज़ नहीं कर सकते पानी को, बिजली नहीं है।
ये सारे जो बेसिक नीड्स है एकदम नहीं है। लाइफ जो है एकदम यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बहुत फैमिली को बहुत परेशानी हो रही है। फैमिली को परेशानी हो रही है। आप नेट नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे की पढ़ाई है, पानी जो बेसिक नीड्स है आपकी, बाथरूम वॉशरूम कुछ नहीं है। बुधवार को पानी इन अपार्टमेंट्स में इतना ज्यादा था कि चलना और रहना मुश्किल था। मंगलवार को यहाँ विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। अपार्टमेंट्स छोड़कर लोगों ने होटलों का रुख किया, जहां कई गुना ज्यादा किराया वसूला गया। जैसे कि रेगुलर प्राइस से आप ज्यादा मांगेंगे, सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। उसके अलावा हम लोग को सिविक अथॉरिटी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग हेल्पलेस सिचुएशन में है। आफ्टर ऑल कितना देर हम लोग दोस्त के रिलेटिव यहाँ होटल के यहाँ रहेंगे, ऑफिस हमारे बंद हो चुके हैं। वो होटल में एक्चुअली जहाँ पे हमें से 1800 2000 के अंदर लेना चाहिए, वो ऑलमोस्ट 30-40% बढ़ा के बोल रहे हैं, तो उनका भी फायदा है ना, तो इसलिए वो अभी सिचुएशन देख के बढ़ा रहे हैं। पानी शहर के कुछ हिस्सों से निकलकर दूसरे इलाकों में फैल गया। सरकारी महकमा हो या आम लोग, मकसद पानी निकालना। ऐसे में किसी ने सड़कों पर पंप से पानी छोड़ा तो किसी ने नाले में सुराख बनवाया। नतीजा, पानी एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तबाही मचाने लगा। बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली की ये ताजा मिसाल है। लोगों ने पंप सेट के जरिए पानी को सड़कों पे छोड़ दिया और पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। यहां से पानी कहां जाएगा किसी को पता नहीं, यानी जनता भी भगवान भरोसे है और सरकार भी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसे बीजेपी अभी तक भूल नहीं पाई है। आई हुई सत्ता हाथ से फिसली, इसके लिए उद्धव ठाकरे को बीजेपी आज तक माफ नहीं कर पाई है। ऐसे में शिवसेना का गढ़ बीएमसी पर कब्जा करने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नागपुर में ऐलान किया कि बीएमसी का चुनाव वो शिंदे सेना के साथ गठबंधन में लड़ने वाले हैं। और इसी के साथ जब एमएनएस पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा और किस तरह से अपनी स्थापना के बाद शिवसेना इतनी कमजोर नजर आ रही है, महाविकास अघाड़ी बीएमसी चुनाव के लिए कितनी साथ है या कितनी नहीं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी और शिंदे की सेना मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन पर स्थिति साफ करते हुए नागपुर में इसका ऐलान कर दिया। ये बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना यानी शिंदे जी की शिवसेना हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का परचम, हमारा भगवा, ये निश्चित रूप से मुंबई महानगर पालिका पे लहराएगा। एमएनएस मुखिया के साथ मुलाकातों के बीच जब अटकलें लगी कि शिंदे सेना और एमएनएस एक साथ और बीजेपी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी, तो फडणवीस ने कहा सब पतंगबाजी है। असं आहे, मला देखील खूप मजा येते ज्यावेळेस तुमची पतंगबाजी मी पाहतो। ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान न दें, सब पतंगबाजी है। ज्याला जे मनात येईल त्याचं इंटरप्रिटेशन करतो। 2019 में जीतकर भी सत्ताहारी बीजेपी उद्धव ठाकरे से सियासी बदले का हर दांव खेल रही है। शिवसेना में टूट और सत्ता पलट के बाद बीएमसी हथियाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रणनीतिकार की भूमिका में सक्रिय हैं। 2 दिन की यात्रा पर मुंबई पहुंचे शाह ने मिशन मुंबई 150+ का टारगेट दिया और बैठक में उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की बात कही। बीएमसी की कुल 227 सीटों में शिवसेना के 97 पार्षद, बीजेपी के 80, कांग्रेस के 29, एनसीपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 6 पार्षद हैं। जाहिर है कि बीजेपी शिवसेना से ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बीएमसी की लड़ाई लड़ेगा या अलग, इस पर आपसी रसाकशी काफी दिनों से चल रही है। बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी साथ है या नहीं? नहीं, वो इशू अभी नहीं है। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते उसके बारे की चर्चा भी अभी तक कुछ नहीं हुई है और तब वहाँ का जो भी स्थिति रहेगी उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे और हम लोग हमारी खुद की तैयारी हमने शुरू कर दी है। बीएमसी चुनाव के लिए अब शिवसेना कितनी ताकत झोंक रही है और महाविकास अघाड़ी कितनी साथ? बीएमसी के लिए अगर आप देखें तो आज मैं चुनाव की बात नहीं करूंगा। अभी जो गद्दार है वो
आगे ढकलना चाहते हैं चुनाव को, वो डर गए हैं चुनाव से। लेकिन यही बात है कि अगर आप देखें तो मुंबई हमारे साथ खड़ी रहेगी। शिवसेना लगभग 25 वर्षों से बीएमसी पर शासन कर रही है। बीजेपी अब शिवसेना से इस गढ़ को छीनने की तैयारी कर चुकी है। सड़कों पर उद्धव सेना और बीजेपी बैनर वॉर में लगे हैं। देखने वाली बात है राज्य में बदले हालात में उद्धव ठाकरे अपने इस बचे गढ़ को बचाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना को लेकर शोध और खोज का सिलसिला जारी है। शोध में साफ हुआ है कि कोरोना सिर्फ फेफड़े की बीमारी नहीं है, बल्कि ये हार्ट और ब्रेन पर भी असर डालती है। खासतौर से कोरोना के मरीजों को हार्ट और न्यूरो की समस्याएं हो रही हैं। यानी कि अगर आप कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, उसके बाद भी सावधानी की कितनी ज्यादा जरूरत है, परिमल कुमार अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्टडी सामने आई है जो कि नेचर में पब्लिश हुई है। उन्होंने लगभग 1.5 लाख लोगों में स्टडी किया जिनको कोविड हुआ है। इसमें ये पता चला है कि इसमें काफ़ी लोगों को कार्डियो प्रॉब्लम्स जो हैं कोविड में जिनको था, उनको बहुत ज़्यादा कई गुना कोविड प्रॉब्लम्स थी, डेथ्स भी ज़्यादा थी कोविड से। यानी कि अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डिसएरिथमियाज और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस, जितने भी आप इस्चीमिया, पेरिकार्डाइटिस, तो जितने भी हार्ट डिजीज़ हैं ये काफ़ी मात्रा में मतलब जो है बढ़े हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद सेहत को लेकर बेफिक्र होना ठीक नहीं। कोरोना के बाद दिमाग की कई बीमारी भी दस्तक देने लगती है। शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ने वाले असर को लेकर अब तक की स्टडी और डॉक्टरों का ऑब्जर्वेशन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना का वायरस हार्ट और ब्रेन पर गहरा असर छोड़ता है। डिप्रेशन और मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ रहा, ब्रेन का फॉगिंग होना जो बोलते हैं, उसके अलावा बहुत सारे मरीजों में डबलिंग ऑफ चांस हो जाता है लकवा होने का। उम्र से कम लोगों को लकवा आ रहा है, उम्र से कम लोगों को जो मेमोरी की प्रॉब्लम्स हैं ये आ रही हैं। डिमेंशिया जो है, डिमेंशिया बढ़ जाना या डिमेंशिया नए तौर पे प्रकट होना, ये भी हमने देखा है। इसके अलावा न्यूरोपैथी या जीबी सिंड्रोम का होना, ये भी देखा है। दौरे, स्टाटस एपिलेप्टिकस, एन्सेफेलोपैथी या कोई भी इन्फेक्शन का ब्रेन में पकड़ लेना, ये भी हमने देखा है। ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव और हार्ट अटैक तक की समस्याएं बढ़ी हैं। एम्स के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव कहते हैं कि कोरोना का माइल्ड इन्फेक्शन भी दिल पर असर छोड़ रहा है। कोविड के बाद ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन हो गया। कुछ पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो 3 दवाओं पे थे, कोविड हुआ और मेरी सारी दवाएं बंद हो गई, अब ब्लड प्रेशर तो बहुत अच्छा है। बट हम इस पे चिंतित हैं कि आपका इसके मतलब ऑटोनॉमस जो रेगुलेशन है वो फेल हो रहा है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर था ही नहीं, कोविड के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हम बिल्कुल ये मानते हैं कि जो कोविड है, इवन इन अ माइल्ड फॉर्म, आपको माइल्ड भी कोविड हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका कार्डियोवैस्कुलर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, ये तो सीवियर और मॉडरेट कोविड में होता है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन माने तो डेफिनेटली 25% चीजें जो हैं वो इन जो भी मैंने बीमारियां बताई हैं बढ़ी तो हैं। लक्षण वालों को बीमारी की जानकारी तो मिली, पर बिना लक्षण वाले इस बीमारी से अनजान ही रहे। ये वायरस है, लिहाजा दिलो दिमाग में दिखने वाली छोटी सी तकलीफ को भी कोरोना संक्रमण के दौर में नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।